जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो इन सब्जेक्ट पे लॉज बना सकती है। पुलिस, एग्रीकल्चर, लैंड रेवेन्यू, फिशरीज, इरिगेशन, इन सबको कहते हैं स्टेट लिस्ट। तो द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक laws on these issues or these subjects, and so these are called the subjects of the state list. अब जो जो लॉज बनाती है स्टेट गवर्नमेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के दो हाउसेस होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा को हम लोग लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं या लोअर हाउस कहते हैं, और विधान परिषद को हम अपर हाउस कहते हैं या लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं। तो विधानसभा जो है उसे हम क्या कहते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली या लोअर हाउस। कहने की बात है लोअर हाउस, होता वो बहुत पावरफुल है। और जो दूसरा हाउस होता है उसे विधान परिषद कहते हैं या अपर हाउस कहते हैं। अगर किसी स्टेट में दोनों चीज़ें हैं, विधानसभा और विधान परिषद, तो दैट इज़ बाई कैमरल लेजिस्लेचर। स्टेट्स हैविंग बोथ द हाउसेस, दैट इज़ विधानसभा एंड विधान परिषद। अगर केवल विधानसभा है तो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वैसे यूनिकैमरल लेजिस्लेचर। एमएलएस कौन होते हैं? विधानसभा के मेंबर्स को एमएलएस कहते हैं, है ना। इलेक्शन कैसे होते हैं? अब अगर हम सबको कह दें कि आओ लखनऊ आके वोट दो तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, स्टेट को छोटी छोटी यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। उन्हें कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसीज। क्या कहते हैं? हर एक इंसान, जैसे लाजपत नगर है, ये कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसके सारे लोग जाते हैं गुरु नानक स्कूल में वोट देने। हमारी मॉडल टाउन की अलग होगी जहाँ पे जो लोग वोट करने जाते होंगे, ठीक है। अब कौन लड़ सकता है इलेक्शंस, मतलब कौन विधानसभा के इलेक्शंस लड़ सकता है? जो 25 साल का इंसान हो, सिटीज़न हो इंडिया का, और उस स्टेट को की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करता हो। मतलब यूपी के इलेक्शंस के लिए यूपी का ही कोई बंदा खड़ा हो सकता है, उसी की किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करता हो। अब ये विधानसभा, विधान परिषद करते क्या हैं? ये लॉज बनाते हैं, है ना, स्टेट लिस्ट के लॉज बनाते हैं। ये लोग बहुत सारे लॉज बनाते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड पासिंग लॉज इज कॉल्ड लेजिस्लेशन। लॉ कैसे बनता है? पहले एक बिल होता है, प्रपोजल फॉर अ लॉ, ठीक है। बिल जो होता है वो किसी भी हाउस में ओरिजिनेट हो सकता है, या तो विधानसभा या विधान परिषद में, ठीक है। अब दो तरीके के बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल और मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल मतलब हो गया आम बिल, ऑर्डिनरी बिल। मनी बिल हो गया पैसों से रिलेटेड बिल। ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो तुम्हारा कहीं पर भी ओरिजिनेट हो सकता है, विधानसभा या विधान परिषद, ठीक है। पर जो मनी बिल होता है वो केवल और केवल विधानसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। बिल में पहले फर्स्ट रीडिंग होती है जब बिल केवल इंट्रोड्यूस होता है, फिर सेकंड रीडिंग होती है बिल में, जिसमें बहुत डिटेल डिस्कशन होता है बिल का, ठीक है। इसमें अगर हमें ज़रूरत लगती है तो हम लोग एक कमेटी भी बनाते हैं, सिलेक्ट कमेटी, उसको कहते हैं सजेशंस दो। जैसे मान लो बिल बना रहे हैं हम लोग कि जो पुअर बच्चे हैं उनको खाना प्रोवाइड करना है, तो हम लोग एक सिलेक्ट कमेटी को कह सकते हैं, डॉक्टर्स को, कि बताइए कि हम ऐसा कौन सा खाना दें बच्चों को ताकि बच्चे को नरिशमेंट मिले, गरीब बच्चों को। फिर थर्ड रीडिंग होती है। थर्ड रीडिंग में वोटिंग होती है बिल की, कि कितने लोग बिल से सहमत हैं, अग्री करते हैं। और अगर मैक्सिमम लोग सहमत होते हैं बिल से तो उसको पास कर दिया जाता है। फिर जो स्पीकर होता है लोकसभा का, वो बिल को साइन, लोकसभा का कह रही हूँ, विधानसभा का, वो साइन करता है बिल को। फिर
विधान परिषद चला जाता है। मान लो अगर विधानसभा में ओरिजिनेट हुआ बिल, विधान परिषद में चला गया, फिर विधान परिषद में फर्स्ट रीडिंग हुई जिसमें बिल को केवल इंट्रोड्यूस किया गया, सेकेंड रीडिंग में डिटेल डिस्कशन हुआ, थर्ड रीडिंग में कोई चेंजेस नहीं करते, बस केवल वोटिंग करते हैं। फिर अगर वो पास हो गया तो फिर वो गवर्नर को भेजा गया। अब विधान परिषद में कोई स्पीकर नहीं है, गवर्नर ने बिल को साइन कर दिया तो बिल लॉ बन गया। अब क्या क्या ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि विधान परिषद बिल को पास ना करे? अगर विधान परिषद, जिसे हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, वो विधानसभा में केवल मनी बिल पास हो सकता है, ओरिजिनेट हो सकता है। मतलब विधान परिषद में मनी बिल नहीं ओरिजिनेट हो सकता है, बाकी कोई भी बिल ओरिजिनेट हो सकता है। अब अगर कोई ऑर्डिनरी बिल है और विधान परिषद ने उसको 3 महीने तक उसको पास नहीं किया, या उसने बोला कि कुछ अमेंडमेंट्स के साथ ही हम पास करेंगे, ठीक है, और उसने बोला ये अमेंडमेंट्स कर दो, पर जो या तो वो पास नहीं कर रही है 3 महीनों से, या वो कह रही है कि इन अमेंडमेंट्स के साथ पास कर दो, पर अगर विधानसभा अग्री नहीं कर रही और वो कह रही है नहीं हमें ये अमेंडमेंट्स नहीं चाहिए, ये बिल हम पास कर रहे हैं, तो फिर विधान परिषद को ये बिल पास करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब मैं तुम्हें क्या बता रही हूँ कि विधान जो परिषद होती है 3 महीनों तक अगर वो बिल को पास नहीं करती है, या वो कुछ अमेंडमेंट्स कहती है कि नहीं नहीं ये कुछ चेंजेस करो, पर विधानसभा अग्री नहीं करती है और वो कहती है नहीं ये बिल बिल्कुल सही है हम फिर से पास कर रहे हैं, तो फिर विधान परिषद को भी बिल पास करना पड़ता है, गवर्नर उसको साइन कर देता है। तो विधानसभा इज़ मोर पावरफुल बिकॉज विधान परिषद रिकमेंड्स चेंजेस, बट देन इफ विधानसभा passes the bill without any changes, then within 30 days after 30 days the bill is believed to be passed and then it is sent to the governor। मतलब कि अगर विधान परिषद को चेंजेस रिकमेंड कर रही है, विधानसभा उसको अग्री नहीं कर रही है, ऐसी बिल को पास कर रही है, तो 30 दिन के अंदर 30 दिन के बाद वो बिल पास ही माना जाएगा, गवर्नर उसको साइन कर देगा। मनी बिल जो होता है वो केवल विधानसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। मनी बिल के केस में विधान परिषद जो होता है उसको 14 दिन के अंदर जवाब देना पड़ता है। 14 दिन के अंदर या तो वो पास कर दे या वो कुछ रिकमेंडेशन सजेस्ट करे। 30 दिन का टाइम नहीं होता, 15 दिन का टाइम होता है, या तो 14 दिन का टाइम होता है, या तो 14 दिन में वो क्या करे, पास कर दे बिल विधान परिषद, या इट कैन रिकमेंड सर्टेन चेंजेस। हाउएवर इट डिपेंड्स अपॉन विधान सभा वेदर इट अग्रीज टू दोज चेंजेस और नॉट। तो विधान सभा इज मोर पावरफुल। Why is Vidhan Sabha more powerful? Because money bills can only be originated in Vidhan Sabha. Vidhan Parishad can just delay the bill for 14 days, or it may recommend certain changes. But then ultimately it depends upon Vidhan Sabha whether it agrees to those changes or not. Governor साइन करता है बिल को और बिल लॉ बन जाता है। तो ऑर्डिनरी बिल कहीं पर भी इंट्रोड्यूस हो सकता है, मनी बिल केवल विधानसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ऑर्डिनरी बिल जो होता है 3 महीनों तक डिले हो सकता है, बट मनी बिल 14 दिन से ज़्यादा डिले नहीं हो सकता है। ठीक है, फिर
अब लेजिस्लेटिव असेंबली में तो मैंने बताया कि स्टेट को छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। हम लोग जाते हैं वोट करने, और हम लोग जिसको वोट करते हैं वो एमएलए वो बन जाता है, एमएलए बन जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन होते हैं? वो भी सिटीजन होते हैं इंडिया के। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए आप 25 साल के होने चाहिए, काउंसिल के लिए आप 30 सालों के लिए होने चाहिए। आप मेंटली साउंड होने चाहिए, आपका नाम होना चाहिए वोटर लिस्ट ऑफ द स्टेट में। ठीक है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा पॉपुलस स्टेट है, तो यहाँ पे 403 मेंबर्स हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, मतलब विधानसभा में। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्या कोई लिमिट है कि कितने मेंबर्स हो सकते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में? हाँ, 500 से ज़्यादा मेंबर्स नहीं हो सकते विधानसभा में, और 60 से कम नहीं हो सकते। पर कुछ जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं, गोवा, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, वहाँ पे 60 से कम हैं। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कौन होता है? स्पीकर होता है और डिप्यूटी स्पीकर होते हैं, तभी तो उनका साइन ज़रूरी होता है। वो लोग मेंटेन करते हैं, जब वो डिस्कशन हो रहे होते हैं बिल के फर्स्ट रीडिंग, सेकेंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग, तो डिसिप्लिन भी मेंटेन करते हैं। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली है तो 5 सालों के लिए रूल करती है, और लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो 6 सालों के लिए रूल करती है। हाँ, गवर्नर इनको सस्पेंड कर सकता है लेजिस्लेटिव असेंबली को। गवर्नर कब सस्पेंड करता है? जब कोई इमरजेंसी आती है, या अगर जैसे वो कुछ गलत कर रही है लेजिस्लेटिव असेंबली, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो सकता है। क्या हो सकता है? और फिर वो डिज़ोल्व हो जाती है। डिज़ोल्व मतलब कि अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको हट जाना है, फिर फ्रेश इलेक्शंस होते हैं और नए लोग चूज़ होते हैं। इसका मतलब है वो कुछ गलत कर रही थी, तो पीपल हैव लॉस्ट फेथ इन इट। लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है वो 6 सालों के लिए इलेक्ट होती है। अच्छा, ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद है, ये 6 सालों के लिए इलेक्ट होती है, पर इसको डिसॉल्व नहीं कर सकता गवर्नर। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इसके जो 1/3 मेंबर्स होते हैं ये विधानसभा ही चूज़ करती है। 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस चूज़ करती हैं, लोकल बॉडीज़। 1/12 मेंबर्स जो होते हैं वो टीचर्स चूज़ करती हैं, और जो 1/12 मेंबर्स होते हैं वो लोग चूज़ करते हैं जो ग्रेजुएशन कर चुके होते हैं उस स्टेट के। तो क्योंकि इतने सारे पढ़े लिखे लोग इनको चूज़ करते हैं, तो इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बाकी कुछ गवर्नर चूज़ करते हैं, और ये लोग जो यूजली जो विधान परिषद के जो लोग होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। दे आर फ्रॉम द फील्ड ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक, साइंस, तो इसलिए इनको डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता। और विधानसभा के जो लोग होते हैं वो नेता होते हैं, अनपढ़ ही होते हैं। विधान परिषद को परमानेंट हाउस कहते हैं क्योंकि इसको सस्पेंड नहीं किया जा सकता, 6 सालों के लिए वो रूल करता है। हाँ, 1/3 मेंबर्स उसके हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, मतलब हर 2 सालों में 1/3 मेंबर्स क्या हो जाते हैं? चले जाते हैं। अब जो देखो, मनी बिल जो होता है वो विधानसभा में पास होता है, बाकी कोई भी बिल होता है वो विधान परिषद में पास हो सकता है, विधानसभा में भी ओरिजिनेट हो सकता है। अगर कोई इमरजेंसी है तो ऑर्डिनेंस इशू किए जाते हैं, ऑर्डिनेंस इशू किए जाते हैं। पार्लियामेंट में अगर कोई चेंजेस करने हैं, जैसे कि कोई लॉ चेंज करना है, तो भी विधानसभा विधान परिषद का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अल्टीमेट हेड कौन होता है? विधानसभा विधान परिषद के अलावा गवर्नर होता है अल्टीमेट हेड। जैसे ठीक है, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर होता है सबसे ऊपर, उसके नीचे होता है चीफ मिनिस्टर, है ना। गवर्नर का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है प्रेसिडेंट से। गवर्नर 35 साल का होना चाहिए, सिटीजन होना चाहिए, और वो कोई गवर्नमेंट ऑफिस ना होल्ड करे, और मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ना हो, ना विधानसभा विधान परिषद का मेंबर हो। गवर्नर भी 5 सालों के लिए इलेक्ट होता है, उसको प्रेसिडेंट इलेक्ट करता है। गवर्नर के फंक्शंस क्या क्या हैं? जो वही मतलब लीडर, मतलब जो चीफ मिनिस्टर होता है, जैसे मान लो कि ये स्टेट है, स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, ठीक है, 60 से ज़्यादा होंगी, 500 से कम होंगी। अब इन कॉन्स्टिट्यूएंसीज में सबसे ज़्यादा बीजेपी जीती। तो जो बीजेपी का लीडर है स्टेट में,
जैसे कि योगी, वो चीफ मिनिस्टर बन गया, क्या बन गया, चीफ मिनिस्टर बन गया। ठीक है, फिर चीफ मिनिस्टर ने गवर्नर से पूछा बाकी मिनिस्टर्स को चूज़ करने के लिए, तो जो लीडर होता है, पार्टी का, जो पार्टी सबसे ज़्यादा जीत रही होती है, वो चीफ मिनिस्टर बन जाता है। और वो गवर्नर से पूछता है कि किसको अब वो बाकी मेंबर्स बनाएं, एडवाइस लेता है। एडवोकेट जनरल होता है एक स्टेट का, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का जो चेयरमैन होता है, ये सब गवर्नर चूज़ करता है। ठीक है, और ये प्रेसिडेंट से भी पूछ लेता है, मतलब प्रेसिडेंट भी गवर्नर से पूछ लेता है कि तुम्हारी स्टेट है, जैसे यूपी है, यूपी के हाई कोर्ट में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में किसको जज बनाए। तो मैंने क्या क्या बताया तुम्हें, जज क्या क्या करता है, मतलब गवर्नर क्या क्या करता है। गवर्नर जो होता है वो चीफ मिनिस्टर के साथ मिलकर बाकी लीडर्स को चूज़ करता है। वो एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट को चूज़ करता है, चेयरमैन चूज़ करता है स्टेट पब्लिक वर्क सर्विस कमीशन का, और प्रेसिडेंट भी गवर्नर से एडवाइस लेता है कि किसको बनाए जज ऑफ द हाई कोर्ट। इसके अलावा बिल पे साइन करेगा गवर्नर, तभी वो बिल लॉ बनेगा। ठीक है, और वो मैंने अभी बताया था विधानसभा को डिसॉल्व कर सकता है पर विधान परिषद को नहीं। 1/6 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब विधान परिषद के मेंबर्स को चूज़ करता है। ऑर्डिनेंस, इमरजेंसी में बिल जो पास होते हैं, लॉज बनते हैं, वो ये बनाता है गवर्नर। इसके अलावा ऑब्वियसली वही है कि वो जजेस अपॉइंट करता है हाई कोर्ट के, और अगर किसी की सज़ा पार्डन करना चाहे किसी को तो कर सकता है, किसी की सज़ा रोकना चाहे। इसके अलावा गवर्नर जो होता है, अगर उसको लगता है कि विधानसभा ठीक से काम नहीं कर रही तो प्रेसिडेंट से शिकायत कर देता है, इन्फॉर्म करता है, और फिर क्या होता है, विधानसभा डिसॉल्व हो जाती है और गवर्नर रूल करने लगता है जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं होते। अब गवर्नर 35 साल का होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर भी देखो, जो भी पार्टी सबसे ज़्यादा जीतती है उसके लीडर को गवर्नर इनवाइट करता है कि तुम चीफ मिनिस्टर बन जाओ। फिर चीफ मिनिस्टर और गवर्नर मिलके बाकी मिनिस्टर्स चूज़ करते हैं। चीफ मिनिस्टर जो होता है वो बाकी मिनिस्टर्स को चूज़ करता है, वो किसी भी मिनिस्टर को कह सकता है रिज़ाइन करो, वो इनकी मीटिंग होल्ड करता है, और गवर्नर और बाकी मिनिस्टर्स के बीच में चीफ मिनिस्टर एक लिंकिंग पिन होता है। क्या होता है, लिंकिंग पिन होता है।